गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। यूपीएसआई 2025 के लिए जीके जीएस में हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान, जिसकी आज है 5वीं क्लास। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नागरिकता या सिटीजनशिप के बारे में। तो आप सभी लोग इस क्लास को ध्यान से देखिएगा और गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जमकर करिएगा दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में दोस्तों आप लोग नागरिकता या सिटीजनशिप से सबसे पहले यह ध्यान में रखिएगा कि नागरिकता को लिया गया है दोस्तों भारतीय संविधान में, तो वो लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। और भारतीय संविधान में दोस्तों नागरिकता को दिया गया है संविधान के भाग या पार्ट 2 में और अनुच्छेद या आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। तो इतनी बात आप लोग सबसे पहले यहां से ध्यान में रखिएगा कि नागरिकता या सिटीजनशिप को भारतीय संविधान में लिया गया है, भारतीय संविधान में जोड़ा गया ब्रिटेन के संविधान से। बाकी भारतीय संविधान में नागरिकता को दिया गया है संविधान के भाग 2 में और अनुच्छेद या आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा भारत का जो संविधान है दोस्तों वह एकल नागरिकता या सिंगल सिटीजनशिप प्रदान करता है भारत के सभी नागरिकों को, चाहे वे किसी भी राज्य के हों। तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत के सभी स्थानीय, चाहे वो किसी भी राज्य के हों, सभी लोगों की जो सिटीजनशिप होगी या नागरिकता होगी वो दोस्तों एक होगी, जो कि होगी इंडियन। ये नहीं कि अमेरिका जैसे हर राज्य की अलग सिटीजनशिप हो और मतलब कंट्री की अलग सिटीजनशिप हो। यहाँ दोस्तों भारतीय संविधान के द्वारा जो सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाती है या दी जाती है वो है सिंगल सिटीजनशिप या एकल नागरिकता। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी इसके बाद दोस्तों जो भारतीय संविधान है उसमें 2 तरह के नागरिकों को बताया गया है, जिसमें पहला हो गया दोस्तों पूर्ण रूप से जो भारतीय नागरिक हैं वो, और दूसरा हो गया विदेशी नागरिक या गैर नागरिक या जिन्हें एलियंस भी कहा जाता है। तो मुद्दे की बात यहाँ पर यह है दोस्तों कि वह कौन से अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों के पास है, उसे आप लोग ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो अनुच्छेद 15 के अंतर्गत आता है अधिकार, जो कि है भेदभाव के खिलाफ अधिकार, ये दोस्तों सिर्फ और सिर्फ किसके पास होता है? तो ये दोस्तों जो पूर्ण रूप से भारतीय नागरिक हैं उन्हीं के पास यह होता है। फिर इसके बाद अगला हो गया अनुच्छेद 16 के अंतर्गत जो प्रावधान है, जो कि है सार्वजनिक रोजगार के संबंध में समान अवसर प्रदान करना। ये भी दोस्तों सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है। और फिर इसके बाद अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें दोस्तों कुल 6 अधिकार दिए गए हैं, वो भी सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है। फिर इसके बाद अनुच्छेद 29 और 30 जो दोस्तों माइनॉरिटी या अल्पसंख्यकों के लिए सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार की बात बताई गई है, वो सिर्फ भारतीय जो मूल रूप से नागरिक है या पूर्ण रूप से जो भारतीय नागरिक हैं जो कि अल्पसंख्यक हैं उनके बारे में यहाँ पर प्रावधान किया गया है, न कि विदेशी या गैर नागरिकों के लिए। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो लोकसभा या राज्यसभा का चुनाव होता है उसमें जो मतदान या वोटिंग करने का अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ पूर्ण रूप से जो भारतीय नागरिक हैं उनको है। फिर इसके बाद एमपी या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या जो संसद होते हैं वो पोस्ट या चुनाव, फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या जो विधायक होते हैं दोस्तों वो पोस्ट, राष्ट्रपति की पोस्ट, उपराष्ट्रपति की पोस्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी पोस्ट, फिर राज्यपाल की पोस्ट, फिर महान्यायवादी की पोस्ट और महाधिवक्ता की। ये जो दोस्तों संवैधानिक पोस्ट हैं ये सिर्फ और सिर्फ जो पूर्ण रूप से भारतीय नागरिक होगा उन्हीं के लिए हैं। ये
विदेशी नागरिकों या एलियंस के लिए नहीं है। इतनी बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। इसके बाद दोस्तों, जैसा कि अभी हमने बताया कि भारतीय संविधान में सिटीजनशिप या नागरिकता को दिया गया है संविधान के भाग 2 में, और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के बारे में बातें बताई गई हैं। यहाँ पर बस एक अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो कि है अनुच्छेद 11, और इसमें है दोस्तों, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार को कानून के माध्यम से विनियमित किया जाना। अर्थात दोस्तों, संसद नागरिकता के अधिकार को कानून या विधि या लॉ के माध्यम से विनियमित कर सकता है, जिसे दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में। तो ये अनुच्छेद 11 दोस्तों, जो कि है नागरिकता से संबंधित, जिसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद दोस्तों, आप लोग ध्यान में रखिएगा, भारत में नागरिकता प्राप्ति या सिटीजनशिप प्राप्ति के दोस्तों कुल 5 तरीके हैं, जिसमें पहला हो गया जन्म से नागरिकता या बाई बर्थ से सिटीजनशिप। तो इसके अंदर दोस्तों कुछ प्रावधान हैं जिसके आधार पर जन्म से भारत की नागरिकता मिल जाती है, उसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो जन्म से नागरिकता में पहला प्रावधान है दोस्तों कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके बाद और 1 जुलाई 1987 के बीच में भारत में हुआ है, तो वह भारत का नागरिक होगा, जन्म से नागरिकता या बाई बर्थ सिटीजनशिप के अनुसार। और यहाँ पर दोस्तों, जो वह व्यक्ति है उसके मदर या फादर या माता या पिता की नागरिकता मायने नहीं रखती। अर्थात यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत में 26 जनवरी 1950 या उसके बाद और 1 जुलाई 1987 के बीच में हुआ है, तो वह भारत का नागरिक होगा, चाहे उसके मदर या फादर या मम्मी पापा की नागरिकता कुछ भी हो। फिर इसके बाद आप लोग दूसरा प्रावधान ध्यान में रखिएगा कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म 1 जुलाई 1987 या उसके बाद और 3 दिसंबर 2004 के बीच में भारत में हुआ है, तो वह भारत का नागरिक होगा। और कब होगा कि यदि उसके मदर या फादर अर्थात माता या पिता में से कोई एक जन्म के समय भारत का नागरिक हो। इस बात को दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद अगला प्रावधान आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में हुआ है, तो वह भारत का नागरिक होगा। तो कब होगा कि यदि उसके मम्मी और पापा अर्थात मदर और फादर दोनों लोग दोस्तों जन्म के समय भारत के नागरिक हों, तभी वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है जिसका जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में हुआ है। फिर इसमें दोस्तों बाय बर्थ से जो सिटीजनशिप दी जाती है उसमें कुछ नोट्स है जिसे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यदि दोस्तों किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है और जन्म के समय उसके जो मदर और फादर या मम्मी और पापा हैं वो विदेशी राजनयिक हैं और भारत के नागरिक नहीं हैं, तो वह व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ है वह भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा। और यहाँ पर दूसरी कंडीशन है दोस्तों कि यदि उस व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ है और जन्म के समय उसके जो मदर फादर हैं वे किसी शत्रु देश के नागरिक हैं और जन्म ऐसे स्थान पर हुआ है जो उस समय शत्रु के कब्जे में रहा हो, तब भी दोस्तों वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा। इतनी बात दोस्तों आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आप लोग देखिए नागरिकता प्राप्ति का दूसरा तरीका जो कि है दोस्तों वंश के आधार पर नागरिकता की प्राप्ति कैसे होती है। तो वंश के आधार पर नागरिकता या बाय डिसेंट सिटीजनशिप, इसमें दोस्तों उन व्यक्तियों को भारत की नागरिकता दी जाती है जिनका जन्म भारत से
बाहर हुआ है। तो इसमें आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारत के बाहर जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक होगा यदि उसका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद और 10 दिसंबर 1992 के बीच में हुआ हो और जन्म के समय जो उसका फादर या पिता हो दोस्तों वो भारत का नागरिक हो। फिर अगला कंडीशन है दोस्तों यहाँ पर कि यदि व्यक्ति का जन्म 10 दिसंबर 1992 के बाद और 3 दिसंबर 2004 के बीच में हुआ हो तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। तो कब होगा कि यदि मदर या फादर में से दोस्तों कोई एक जन्म के समय भारत का नागरिक हो। फिर इसके बाद अगला कंडीशन आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यदि व्यक्ति का जन्म 3 दिसंबर 2004 या उसके बाद हुआ हो तो वह व्यक्ति दोस्तों भारत का नागरिक कब होगा। तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा यदि जन्म के 1 वर्ष के अंदर भारतीय दूतावास में दोस्तों बच्चे का पंजीकरण यदि हुआ है और बच्चे के पास किसी और देश का पासपोर्ट नहीं है, तब वह भारत का नागरिक हो जाएगा बाय डिसेंट सिटीजनशिप या वंश के आधार पर। इतनी बात दोस्तों आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। इसके बाद नागरिकता प्राप्ति का तीसरा तरीका है दोस्तों पंजीकरण के द्वारा नागरिकता या सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। तो पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए दोस्तों आपको पंजीकरण करने से पहले भारत में कम से कम 7 वर्षों तक रहना होगा और आपका दोस्तों गुड कैरेक्टर या अच्छा चरित्र हो और आप अवैध प्रवासी न हो, तब आपके पंजीकरण पर दोस्तों विचार किया जाएगा कि आपको भारत की नागरिकता दी जाए कि नहीं दी जाए। तो पंजीकरण के द्वारा नागरिकता जो दी जाती है उसमें बस आप लोग इतना ध्यान में रखिएगा कि भारत में पंजीकरण के द्वारा जो नागरिकता दी जाती है उसमें आपको पंजीकरण करने से पहले भारत में कम से कम 7 वर्षों तक रहना होगा और आपका अच्छा कैरेक्टर हो और आप अवैध प्रवासी ना हो। इसके बाद दोस्तों नागरिकता प्राप्ति का चौथा तरीका है प्राकृतिक रूप से नागरिकता या सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। और इसमें दोस्तों नागरिकता प्राप्ति की कंडीशन है कि व्यक्ति अवैध प्रवासी न हो। और अगला है दोस्तों जो कि इम्पोर्टेंट है और वह है कि व्यक्ति भारत में 12 महीने तक रहा हो और उसका अच्छा कैरेक्टर हो। ये तीनों कंडीशन यदि है दोस्तों तब व्यक्ति को प्राकृतिक रूप से भारत की नागरिकता दी जा सकती है। फिर अगला है क्षेत्र समाविष्टि के द्वारा नागरिकता या इसी को कहा जाता है दोस्तों भूमि के अर्जन के द्वारा नागरिकता। तो इसमें बस आप लोग यह समझिएगा कि यदि कोई क्षेत्र है दोस्तों जो कि भारतीय क्षेत्र के बाहर का क्षेत्र रहा है और उस पर भारत ने अपना अधिकार कर लिया तो वहां के जो नागरिक होंगे वे भारत के नागरिक हो जाएंगे क्षेत्र समाविष्टि के द्वारा। तो नागरिकता प्राप्ति के दोस्तों भारत में कितने तरीके हो गए, वे हैं 5। पहला हो गया जन्म से नागरिकता, दूसरा हो गया दोस्तों वंश के आधार पर नागरिकता, तीसरा हो गया पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन के आधार पर नागरिकता और चौथा हो गया प्राकृतिक रूप से नागरिकता और पांचवा हो गया क्षेत्र समाविष्टि के द्वारा नागरिकता। तो इतनी बात दोस्तों आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। इसके बाद दोस्तों आप लोग अगली चीज ध्यान में रखिएगा नागरिकता का त्याग कैसे होता है। तो पहला तरीका हो गया स्वैच्छिक त्याग कि यदि आप अपनी नागरिकता अपनी स्वेच्छा से त्याग कर देंगे तो आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, लेकिन यह दोस्तों युद्ध के समय में लागू नहीं होगा। अर्थात युद्ध के समय में आप अपनी नागरिकता का स्वैच्छिक त्याग नहीं कर सकते। फिर दूसरा तरीका है नागरिकता त्याग का
वो है दोस्तों बर्खास्तगी के द्वारा नागरिकता को खत्म करना, और तीसरा है वंचित करने के द्वारा नागरिकता की समाप्ति। तो ये 3 तरीके हैं दोस्तों नागरिकता के त्याग के, जिसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी नोट्स में दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यदि कोई व्यक्ति 7 वर्षों तक लगातार भारत से बाहर रहा हो तो उसकी जो भारतीय नागरिकता है वह समाप्त हो जाएगी। फिर इसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो नागरिकता अधिनियम 1955 है दोस्तों, उसमें अब तक 6 बार संशोधन किया जा चुका है, और जो लेटेस्ट में दोस्तों संशोधन किया गया है वो है 2019 में किया गया नागरिकता संशोधन। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि नागरिकता अधिनियम में अब तक 6 बार संशोधन किया गया है, जिसमें दोस्तों पहली बार किया गया 1986 में, दूसरी बार किया गया 1992 में, तीसरी बार किया गया 2003 में, चौथी बार किया गया 2005 में, पांचवी बार किया गया 2015 में, और छठी बार किया गया 2019 में। इसके बाद आप लोग प्रवासी भारतीय नागरिक या OCI या इसी को कहा जाता है दोस्तों ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इसके बारे में कुछ पॉइंट ध्यान में रखिएगा। तो इसमें पहला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो नागरिकता अधिनियम था दोस्तों 1955, इसमें 2005 में संशोधन किया गया, और 2005 में जो संशोधन किया गया उसी के द्वारा प्रवासी भारतीय नागरिक योजना जोड़ी गई, या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया प्लान को दोस्तों जोड़ा गया। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और दूसरा पॉइंट यहां से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यह दोस्तों भारतीय मूल के विदेशी नागरिक को भारत में अनिश्चित समय तक रहने एवं व्यवसाय करने की अनुमति देता है दोस्तों, यह प्रवासी भारतीय नागरिक योजना। तो इतनी बात दोस्तों आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा कि प्रवासी भारतीय नागरिक योजना दोस्तों नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 में किया गया दोस्तों, और इसके आधार पर जो भारतीय मूल के विदेशी नागरिक होते हैं वे भारत में अनिश्चित समय तक रह सकते हैं एवं व्यवसाय भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो ओवरसीज सिटीजन है इंडिया के, उनकी कुछ लिमिट है जिसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो जो प्रवासी भारतीय लोग हैं उनकी सीमाएं हैं, उसे आपको ध्यान में रखना है, जिसमें पहला हो गया कि जो OCI आदमी होगा या जो प्रवासी भारतीय होगा दोस्तों, वह भारत में मतदान नहीं कर सकता, और वह व्यक्ति कृषि भूमि भी दोस्तों भारत के अंदर नहीं खरीद सकता, और संवैधानिक कार्यालयों में भी दोस्तों उसे नहीं रखा जा सकता। तो जो प्रवासी भारतीय हैं उनकी ये सीमाएं हैं दोस्तों, या उनकी ये लिमिट है, जिसे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि वे लोग मतदान नहीं कर सकते, वे कृषि भूमि को भारत के अंदर नहीं खरीद सकते, और संवैधानिक कार्यालयों में भी नहीं रखे जा सकते। इसके बाद दोस्तों अप्रवासी भारतीय या जिन्हें NRI भी कहा जाता है, उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिन्हें आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसमें पहला पॉइंट यह आप लोग ध्यान में रखिएगा कि NRI या नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस या अप्रवासी भारतीय पासपोर्ट रखने वाले नागरिक को दिया जाने वाला एक आवासीय दर्जा है जो काम या शिक्षा के लिए विदेश जाते हैं। और NRI दर्जे के लिए दोस्तों व्यक्ति को एक वित्तीय वर्ष अर्थात 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के अंदर कम से कम 183 दिनों तक दोस्तों भारत से बाहर रहना होगा। तो यदि किसी को NRI दर्जा चाहिए तो उसे एक वित्तीय वर्ष में दोस्तों कम से कम 183 दिनों तक भारत से बाहर रहना अनिवार्य होगा, तभी उसे NRI दर्जा मिल सकता है। बाकी दोस्तों
पहले जो एनआरआई थे उन्हें भारत में वोट करने का अधिकार नहीं था, लेकिन 2010 में दोस्तों इसमें संशोधन किया गया और उसके बाद जो अप्रवासी भारतीय या जो एनआरआई होते हैं वे अपने मतदान केंद्र पर प्रत्यक्ष उपस्थिति के साथ वोटिंग कर सकते हैं। तो बस दोस्तों इतनी बात आप लोग नागरिकता से ध्यान में रखिएगा, और यदि आप लोग जो चीज़ बताई गई हैं उतनी चीज़ यहाँ से ध्यान में रखेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन नागरिकता से नहीं छूटेगा। तो थैंक यू दोस्तों। यदि हमारी क्लास आपको पसंद आई हो तो आप लोग गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। और हाँ भाइयों, इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी।